हेलो दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला एक बार फिर से आप लोग के सामने आ चुका हूं एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर के। वास्तव में वीडियो बहुत ही बेहतरीन है। क्यों? क्योंकि विज्ञान में हमें पता है कि अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर विज्ञान में केमिस्ट्री के जो रिएक्शन वगैरह थोड़ा समझ में आ जाती है, फिजिक्स वगैरह में सवाल हमें समझ में आ जाते हैं, लेकिन बायो की जो चीजें उसको याद करना रहता है, रटने वाला गेम हमें नहीं समझ में आता, क्या याद कर ले क्या याद ना कर ले। तो बायो का जो जीव विज्ञान का कक्षा 10 है, जो विज्ञान में बहुत कमजोर बच्चे हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आज लेके आऊँ। कई सारे क्वेश्चन आपके सामने लिखवाऊंगे, पहले आपको दिख रहा है, अब इसके आगे और भी क्वेश्चन लिखवाऊंगा। तो इन सभी क्वेश्चनों को कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि बायो के मैं आपसे बता दूं, आपको जो साइंस का फॉर्मेट रहने वाला, साइंस का फॉर्मेट में बता दूं कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं कोई टीचर कह सकता कि ये क्वेश्चन पढ़ लो तुम्हारे 70 नंबर के पेपर में 70 पक्के। भैया आप एक क्वेश्चन नहीं, लगभग 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन तैयार करोगे, तब जाके कहीं आपका 70 नंबर में से आपका 50 से 60 नंबर फिक्स होगा। आप सोचो कि 5 क्वेश्चन तैयार करके हम जाके साइंस का पेपर दें, तो बिल्कुल वो है। आप कम से कम मैथ में आप देखते हो कि अगर 40 क्वेश्चन पेपर में तुम्हारे मान लो आते हैं कि अप्रॉक्स माना जाए, तो 40 के लिए आपको 400 सवालों का मेहनत करना पड़ेगा। मतलब एक सवाल के पीछे कम से कम, जैसे आप 10 सवाल लगा रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी अगर आप लोग पढ़ो तो 10 सवाल में से अगर एक सवाल आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। कम से कम जो मैथ वाले जो बच्चे होते हैं, जो अपने आप को टॉपर लगाते, जो कहते हैं ना कि भाई मुझे टॉपर बनना है, मुझे कुछ अच्छा करना है, स्कोर अच्छा बनाना है, उनको कम से कम नहीं कुछ तो 100 150 सवाल जब लगाते तो उनको अंदर से लगते चलो 100 सवाल लगा लिए, अब कहीं हमारे 2-3 सवाल वहां आ जाएंगे। इस तरह होता है। और तुम लोगों में क्या है कि वही एनसीईआरटी में क्या किए कि एनसीईआरटी के 15 सवाल है, 15 का 15 ही नहीं लगा रहे हो, 15 का 15 नहीं लगा रहे हो, बस दिमाग में सोच रहे हो कि बस इतने परसेंट ला देंगे, ये कर लें, इतने में टाइम मत बर्बाद करो। सोचने में तो बिल्कुल समय ना बर्बाद करो कि ये क्वेश्चन कर लेंगे तो इतने आ जाएंगे। वो क्वेश्चन में कितने आ जाएंगे उससे मतलब नहीं, वो क्वेश्चन करेंगे बस बात खत्म। कितने आना ना आना तो बात का गेम है। तो अब आज की वीडियो में जो हम लेके आए, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, एकदम जैसे कहते हैं ना शॉर्ट क्वेश्चन है, ये खाली बोर्ड में देखो, कॉपी में लिखो, याद हो जाएगा। और ये आपको आज की मेरी वीडियो मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि बायो अगर 23 नंबर की आती है, 70 नंबर के पेपर में बायो 23 नंबर की आती है, अच्छे याद रखो। 23 3 69 भाई 70 नंबर विज्ञान का है, केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, बायो भी है। तो बायो का जो रेशियो मतलब तीनों सब्जेक्ट का बनता है 22 23 24 25। फिक्स नहीं कि 23 का है, कभी कभी बायो 24 की आ जाती है, कभी कभी 22 नंबर की आ जाती है। मतलब ये याद रखो कि ये तीनों सब्जेक्ट 20 से लेके 25 नंबर के बीच में रहेंगे, कभी 22 का, कभी 23 का, कभी 24 का, कभी 21 का, कभी 20 का। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि बायो 10 नंबर की है, कभी 40 नंबर की आ जाए, ऐसा नहीं होगा। 20 से 25 का रेशियो हर बार बनेगा, कोई 24 का आएगा, कोई 23 का आ जाएगा, कोई 22 का आ जाएगा, ऐसे करके। और टोटल मिला के जोड़ोगे कितने नंबर का पेपर बनेगा? 70 का। तो बायो का जो 23 नंबर है, आज हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम अगर 23 नंबर का पेपर है तो 3 नंबर तो आज की वीडियो में फिक्स हो ही जाए। और 3 नंबर फिक्स हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है एक वीडियो से। चलो ध्यान से समझना, बायो का जो सबसे पहला चैप्टर है, जिसमें आप लोग पार्ट का नाम क्या पढ़ते हो, जैव प्रकरण, उसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने उठाए, 1 1 2 2 नंबर के क्वेश्चन है। ये सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके पार्ट से ही जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? एकदम छोटी सी परिभाषा, एकदम शॉर्ट परिभाषा लेके आए। क्या है कि वे सभी प्रक्रम, वे सभी प्रक्रिया, प्रक्रम का अर्थ होता है प्रक्रिया, प्रोसेस। क्या होता है? प्रोसेस। वे सभी प्रोसेस, वे सभी प्रक्रिया जो सम्मिलित रूप से मतलब सब मिल करके, सम्मिलित का मतलब क्या होता है? सारी प्रक्रिया मिल करके अनुरक्षण को बोलते हैं मेंटेनेंस। आप हिंदी में ना समझ पाओगे तो हिंदी में, अगर इंग्लिश में बोल दूं मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस का मतलब समझ जाओगे कि रख रखाव। जैसे मान लो कमरा है, तो कमरा को मेंटेन रखने के लिए आप क्या करते हो? झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो, कमरा हमारा मेंटेन है। आप अपने शरीर को मेंटेन रखने के लिए क्या करते हो? भोजन करते हो, सांस लेते हो, 3-4 प्रक्रिया पढ़ोगे यहाँ। जैसे मान लो पोषण हो गई, खाना खाए, श्वसन हो गई, सांस ली, अंदर आपके संवहन हो रहा है, संवहन का मतलब ब्लड का सर्कुलेशन बढ़िया हो रहा है, मेंटेन है आपकी बॉडी स्ट्रक्चर। आपका जो पाचन क्रिया है वो बढ़िया से हो रहा है, मेंटेन है आपका बॉडी। आपका जो क्या है, ये सारी चीजें आप करने के बाद जो आपका उत्सर्जन प्रक्रिया वो भी सही चल रहा है, आपकी बॉडी क्या है? मेंटेन है। भाई आपके शरीर में जितनी प्रोसेस है, अभी जैसे खाना तुम खा रहे हो और पाचन नहीं हो रहा है, तो आप मेंटेन कहां कर पाओगे? आपको तरह तरह की बीमारी हो जाएगी, जैसे गैस की समस्या होती है लोगों को। तो आपका शरीर मेंटेन कहां है? क्यों मेंटेन नहीं? क्योंकि जो सम्मिलित रूप से सारी प्रक्रिया है, इनमें से एक प्रक्रिया बाहर हट गई जो अच्छे से नहीं हो रही है। साफ साफ क्या लिखा है? वो सभी प्रक्रिया जो सम्मिलित मतलब सब मिल के हमारे बॉडी का कहे का काम करती है? अनुरक्षण को सीधे बोलते हैं मेंटेनेंस। अनुरक्षण को क्या बोलते हैं? मेंटेन। अगर इसमें से एक भी हट गई, अब जैसे मान लो आप खाना खूब खा रहे हो, पाचन हो रहा है, सारी चीजें, लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं ना अस्थमा के रोगी होते हैं। अस्थमा मतलब सांस फूलने लगती है, नहीं देखते हो कि जब खूब तेज से दौड़ लो तो दौड़ने के बाद सांस लेने में नहीं, खींचने में दिक्कत होती है, वो सारी दिक्कतें हैं। तो चाहे तुम जितना खा पी लो, चाहे जितना तुम्हारा अच्छा शरीर हो, सांस लेने में दिक्कत होगी, तुम्हारी बॉडी कहाँ मेंटेन होगी? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? खाना पच ही नहीं रहा है, उत्सर्जित हो ही नहीं रहा सही से, ठीक है ना? या तो कोई चीज तुम खा रहे हो, तुम्हारे पेट को सूट ही नहीं कर रहा है, तुरंत आप दौड़ रहे हो पाकिस्तान की ओर, ठीक है ना? पाकिस्तान है ही वैसी जगह जहां जाओ। आगे जैव प्रक्रम समझ में आया? पहला क्वेश्चन क्या है कि वह सभी प्रक्रिया जो सम्मिलित रूप से हमारे बॉडी में कहे का कार्य करती है। अनुरक्षण का अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस को क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम। खत्म, कोई लंबी परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं, ये परिभाषा याद करके जाना। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भोजन व पोषण से क्या तात्पर्य? भोजन तो सब जानते हो,
भोजन सब जानते हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो भोजन ना जानता हो। जो नहीं जानता उसको कोई नहीं जानता, क्यों? क्योंकि रहेगा ही नहीं भाई। जो भोजन को नहीं जानेगा वो बचेगा नहीं, फिर उसको कौन जानेगा? ठीक है ना। तो देखो, भोजन व पोषण से क्या तात्पर्य, हम आपको तात्पर्य बताते हैं। भोजन क्या है? जीव के लिए ऊर्जा के स्रोत को भोजन कहते हैं। जीव जो है, हम जीव हैं, आप जीव हैं, इसके लिए ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत मतलब भैया आपको कोई काम करना है, आप लगातार इतने छोटे से थे, अले अले करके आप इतने बड़े हो गए। आपके शरीर में ऊर्जा का स्रोत कौन प्रोवाइड किया? आप इतने बड़े हो गए, उसके पीछे की कहानी क्या है? भोजन। आप टाइम टाइम से भोजन ले रहे हो तो तभी तो आपकी बॉडी इंक्रीज हो रही है। होता है ना कि कहीं कहीं होता है जैसे किसी चीज के व्यक्ति के अंदर अगर अभी आगे मैं बताऊंगा, पोषक तत्व जो होते हैं भोजन में हमें क्या मिलते हैं? पोषक तत्व मिलते हैं। अगर कहते हैं ना किसी चीज की पोषक तत्व की कमी रह जाती है तो शरीर का आकार है, शरीर का जो ढांचा है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। कहीं किसी शहर में कोई अटैक हुआ था, वहां पे क्या अटैक के कारण क्या हुआ था कि कुछ लोग वहां छिप गए थे। एक एने फ्रैंक की स्टोरी भी है, डायरी ऑफ एने फ्रैंक। उस स्टोरी में क्या बताया गया था कि पता नहीं कितने साल के लिए एक भूमि धारा के अंदर घुस गए थे जहां सूरज का प्रकाश ही नहीं जाता था। और आप जानते हो सूर्य के प्रकाश से हमें क्या मिलती? विटामिन डी। विटामिन डी बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होती है, लंबाई बढ़ाई के लिए जो बच्चों की ग्रोथ होती है। इसीलिए हमारे गांव में, हमारे यहाँ क्या होता है, जब बच्चे जैसे पैदा होते हैं तो ठंडियों में क्या होता है कि उनको धूप में लिटा करके मालिश धूप खूब दी जाती है, धूप में लिटा के खूब मालिश की जाती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि धूप की जो रोशनी होती है वो बच्चों में जो ग्रोथ होती है बढ़ाते हैं। तो अब वहां पे क्या था, उस बच्चे को विटामिन डी तो मिली नहीं भाई। 20 साल तुम कोनो कमरे के अंदर बंद रहोगे तो 20 साल बाद जब वो बाहर निकला तो अपनी एज में उसको पता था कि मैं 20 साल का हो गया हूं, लेकिन जब वो बाहर निकला तो सामने जो 20 साल का व्यक्ति जा रहा था, स्वयं वो जो 20 साल का था, उसके और उसमें जमीन आसमान का अंतर था। वो एकदम छोटा सा था 20 साल में। अब वो सामने वाले 20 साल का, तुम जानते हो 20 साल वाले लड़के कितने हो जाते हैं? ठीक है ना। तो ये कमी थी। तो यहाँ पे क्या समझे, जीव के लिए ऊर्जा के स्रोत को क्या कहते हैं? भोजन। तथा उसे शरीर के, सुनो ध्यान से, तथा उसे शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? पोषण। भैया भोजन क्या है हमारा? ऊर्जा का स्रोत को हम भोजन कहते हैं। भाई ऊर्जा का स्रोत मतलब जैसे दाल भात रखा, ये भोजन है। और उसको अंदर लेने की जो प्रक्रिया है, ये क्या है? पोषण है। सामने रखा दाल भात आपका क्या है? भोजन है। उस भोजन को उठाए और अंदर लिए, ये आपका क्या है? पोषण। अलग अलग प्रकार से आप इसको इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना। जूस है, अलग अलग हिसाब से। अब आगे, ठीक है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन का मतलब होता है रिस्पायरेशन। क्या होता है? रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन, ठीक है ना। ब्रीथिंग वगैरह सब इसी में आती है। ब्रीथिंग मतलब क्या होता है? ब्रीथ मतलब सांस लेना। ब्रीथ का मतलब क्या होता है? सांस लेना। सब इसी में आती है। क्या कह रहा है? शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना। शरीर के बाहर है, शरीर है, इसके बाहर से आप ऑक्सीजन को क्या करते हो? ग्रहण। श्वसन में ही तो करते हो। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार, भैया हमारी जो कोशिका है उसके आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में इसका उपयोग श्वसन कहलाता। मेरी बात ध्यान समझना। जब हमारी जो कोशिका है, अच्छा सही से बताओ, एक एग्जांपल से बताता हूं। आप जब दौड़ते हो, आप नॉर्मल बैठे रहो, आप नॉर्मल बैठे रहो, आप हम पता नहीं चल रहा, सब अपने अंदर अंदर कहीं ना कहीं सांस ले रहे हो, है ना। कोई ऐसा तो नहीं होल टाइम की शांति से बैठा हो, सांस बंद हो 4-5 मिनट से, किसी की बंद नहीं ना, एकदम धीरे धीरे सांस ली जा रही, पता नहीं चल रहा है। लेकिन अभी आप दौड़ के कहीं से आओ और दौड़ के आके जब बैठ जाओगे इसी भीड़ में, अभी भी आप सांस ले रहे हो, तब भी आप सांस लोगे, ऐसा नहीं। लेकिन उस टाइम पे आपकी जो कोशिका है, अंदर की जो बॉडी है, इतनी जब आप दौड़ोगे तो आपके बॉडी में क्या होगा कि सारी जितना ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी कोशिका के भाग हैं सब एकदम एक्टिव हो जाएंगे। और एक्टिव होने से क्या होगा कि सभी को कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। उस टाइम पे क्या होगा, आप जब सांस लोगे वैसे ना, हाँ हाँ होता ना, हाँ हाँ का मतलब क्या है? तुम कोशिश करो कितनी ऑक्सीजन बटोर के हम अंदर भेज दे, जिससे हमारी कोशिका है, कोशिका की जो आवश्यकता है वो आवश्यकता क्या हो जाए? पूरी हो जाए। वो आवश्यकता क्या हो जाए? पूरी हो जाए। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में, खाद्य स्रोत का विघटन का मतलब ये कि भोजन खाते हो, जो हमारी एनर्जी है, एनर्जी को तोड़ने के लिए, एनर्जी को अच्छे से ट्रांसफर करने के लिए जितनी ऊर्जा, जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वही हमारा पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? श्वसन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्पायरेशन। फिर से बता रहा हूं कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को लेना, ऑक्सीजन के अंग्रेजी में एक अक्षर में परिभाषा लिखी जाती, क्या लिखी जाती है? ब्रेक डाउन ऑफ एनर्जी। ब्रेक डाउन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा का टूटना, ऊर्जा का विघटन। वही चीज यहाँ पे भी है। ऊर्जा का टूटना का मतलब ये है कि जब आप भोजन लेते हो, जब आप खूब अच्छे से खाए पिए रहते हो, तो आपके अंदर जो बॉडी का वर्क है वो अच्छे से होता है, जो सांस लेने की प्रक्रिया अच्छे से होती है, जो ऊर्जा का स्वरूप वो अच्छे से सारी चीजें क्रिया परफॉर्म करता है। जब आपके अंदर बॉडी में कहीं ना कहीं क्या होता है? भोजन होता है। क्योंकि क्या है, भोजन से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और रिस्पायरेशन की एक परिभाषा यही होती है, ये भी लिख सकते हो आप लोग कि ऊर्जा का टूटना भी एक प्रकार का क्या है? श्वसन है। ऊर्जा का टूटना भी एक प्रकार का क्या है? टूटना है। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे और भी क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। उससे के आगे देखिएगा, 3 क्वेश्चन हो गए थे पीछे, उसके आगे देखिएगा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के पाचन से क्या प्राप्त होता है? जब आप
कोई चीज, जैसे आप जब भोजन लेते हो तो भोजन में प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, वसा पाया जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं अंदर जाके टूटते हैं। तो इनके पाचन के बाद ये जब टूटते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान से याद देखिएगा कि जब प्रोटीन टूटता है तो प्रोटीन के पाचन से क्या प्राप्त होता है, अमीनो अम्ल, इसको याद कर लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट जब जब टूटता है तो किस में जाता है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में जाता है। और तीसरे नंबर पे वसा, वसा मतलब फैट जो होता है, वसा से हमें क्या प्राप्त होता है, अम्ल तथा ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। एक बार फिर से बता रहा हूं, प्रोटीन के पाचन से अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज, इसको आपको रट लेना, याद कर लेना है, तथा वसा से अम्ल तथा ग्लिसरॉल हमारा क्या होता है, प्राप्त होता है। अब आपके सामने एक 7 करोड़ वाला प्रश्न आने वाला, इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न, इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न कि क्या बताऊं मैं जब खुद का बोर्ड एग्जाम दिया था तो ये क्वेश्चन स्वयं आया था बोर्ड में, साइंस में, ठीक है ना। इसको आप लोग को एकदम दिमाग में बैठा लेना, रट लेना, क्योंकि 10 में तो आना है, पता नहीं कहां कहां क्वेश्चन आपसे लोग पूछ ले। वो क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा तो सब बता देते हैं कि हरे पौधे द्वारा अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हरे पौधे द्वारा अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बता पाता वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया तथा रासायनिक सूत्र लिखिए। तो आपके सामने क्या है, प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया लिखी गई है कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो वहां पे क्या क्या चीजें होती हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो, अभी ये जो 6, 12, 6 ये सब लिखा है, इसको हटाओ साइड में। पहले आप यहाँ देख सकते हो कि CO2 और H2O और H2O के साथ साथ क्या होता है, सूर्य का प्रकाश, और क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आप लोग जानते हो कि पत्तियों में जो हरा हरा भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। और उसके आगे की प्रक्रिया में क्या बनता है, C6H12O6, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। H2O बनता है और क्या बनता है, ऑक्सीजन। ये जो 6 ये 12 सब लिखा है, ये क्या है, तो पार्ट 1 में आप लोग को रासायनिक संतुलित समीकरण में बताया जाता है कि जब समीकरण हमारे संतुलित नहीं होते तो हम उसको क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। ये जो 6, 12, 6 ये सब लिखा हुआ है, ये क्या है, इस समीकरण को संतुलित किया गया है। तो आपसे अगर आप कोई पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या है, तो सीधे सीधे इसको याद कर लो, इसको रट लो, इसको ले जाके वहां पे लिखाना, बात खत्म। परिभाषा क्या होती है आप लोग को अच्छी तरीके से पता है। अगला प्रश्न भैया, अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी भूमिका हर जगह बहुत अहम होती है। वो क्या है आपको मैं बताने जा रहा हूं। जैसे कि 2 लोग लड़ाई कर रहे हैं तो मेन 2 लोगों के बीच की बात नहीं होती है, उनमें उन दोनों की ताकत की परिचय वहां ये नहीं देखना कि ये ताकत और वो ताकतवर देखना है। मेन क्या देखना कि तीसरा जो दूर बैठा है वो कितना ज्यादा दिमागी है। दिमागी का मतलब ये तो तीसरा भाई रहा था ना, अरे बाप रे, मारा दी तो ही तमाचा, मैं होते तो मैं फिर। अब ले वह लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं हुआ, वो खाली दूर बैठा है, लेकिन दूर, अरे बाप रे, सुहेल के पाड़े का मार दी, बाप रे, हमें होतना तो आज कत्ल हो जात, ठीक है ना। अब ले नहीं, अब लो, अब देखो वो व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं हुआ, लड़ाई वो दोनों कर रहे हैं, दोनों सोचेंगे यार बाप रे बेइज्जती आ होगी मोर समाज में, ले वो कूटापारी शुरू होगी। यहाँ पे भी यही काम क्या होता है, एंजाइम का। एंजाइम का मतलब ये होता है भैया, एंजाइम की परिभाषा भी आपको परीक्षा में लिखनी है। क्या है एंजाइम, एंजाइम का मतलब क्या होता है कि एंजाइम कार्बनिक जैव उत्प्रेरक होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। अभी खाली आपको यहाँ पे परिभाषा समझनी, कक्षा 10 में जब आप 11-12 में जाओगे तो आपको अलग अलग प्रकार के एंजाइम भी देखने को मिलेंगे। कक्षा 10 में खाली इसकी परिभाषा समझ लो। परिभाषा क्या होती है, एक प्रकार के कार्बनिक उत्प्रेरक होते हैं जिनका काम क्या होता है, जो जैव रासायनिक क्रियाओं की क्या बढ़ा देते हैं, दर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते। दर मतलब होता है जैसे कि मान लो कोई रासायनिक अभिक्रिया पहले हो रही है, पहले एक दूसरे का मार रहे हैं, बातचीत से चला, तुम मेरे को ऐसा क्यों बोले, वो कहता है पागल, वो कहता है पागल, अभी पागल है, पागल कहा, तो पीछे से अरे बाप रे तू पागल है कह दी, ले दर बढ़ गए, मार सारे का। जो पहले रासायनिक अभिक्रिया हो रही थी उसकी दर क्या हो गई, बढ़ गई। ये किसका काम होता है, एंजाइम का। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम एक प्रकार का क्या उत्प्रेरक है। शायद मैंने आप लोग को एक आध बार बताया भी था, नहीं बताया तो आज समझ लो। एंजाइम एक प्रकार का क्या होता है, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का मतलब क्या कर दे, जो दूसरे को प्रेरित कर दे। प्रेरित मतलब समझते हो, मोटिवेट कर दे। मोटिवेट का मतलब जैसे मान लो मैं आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, लेकिन 2-4 तो मैंने क्या किया, शायरी वायरी फेंका, आप और तगड़े से पढ़ने लगे। घर गए, टाइम टेबल खट से बनाए, टेबल ओबल सेट्स लगाओ, कुर्सी लगाओ, सामने चार्ट पेपर चिपकाओ, पढ़ा शुरू। 8-10 दिन लगातार माइंता पढ़ा तो खाने नहीं खाता है सारे का, ठीक है ना। वो क्या है, हम आप लोग देखो, हम तो पढ़ने नहीं आ रहे हैं, हम आपके लिए क्या हो गए, एंजाइम हो, ठीक है, हम आपके लिए क्या हो गए, उत्प्रेरक। ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए हो तो यार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको दूर दूर तक पहुंचाइए, जिससे मैं थोड़ा सा फेमस नहीं होना है, थोड़ा सा बहुत बच्चों के तक पहुंच सकूं मैं। बाकी आप लोग के लिए निरंतर इसी तरह मेहनत हमारी चलती रहेगी। मिलते हैं आप लोग के साथ एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, रामफल, जय रामफल।